Hello guys, welcome back to my channel. This video is third part of flowering plants. If you want to watch the previous two videos, link description में मिल जाएगा. तो like previous video, we will do a practice set of 10 questions जो हमारी पिछली वीडियो से लिंक होंगे. That will take less than 2 minutes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. So first question है प्रैक्टिस सेट का. Flowering plants are of how many types? I will give you only answers here because its detail is present in the previous video. Okay, so its answer is both A and B. After that, the chambers of an anther are known as. तो जो chambers होते हैं anther के उनको हम pollen sacs भी बोलते हैं और microsporangia भी बोलते हैं. So both A and B. The process of meeting of male and female gametes. So जो male and gamete मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Fertilization. A pollen grain contains nuclei. तो pollen grain में कितने nuclei present होते हैं? 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट द 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स. तो अब जब न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे तो वो कौन कौन से होते हैं? वो जेनेटिव सेल होते हैं और जेनेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस. तो इसका जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, नेम दी फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? वो होता है एम्ब्रियो सैक. ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक. आफ्टर दैट व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. तो फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम भी होता है. ठीक है, उसको हम मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं. जैसे मेल को माइक्रोगैमेट बोलते हैं वैसे फीमेल को मेगा गैमेट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एन एम्ब्रियो सैक इज. सो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई. उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं और सेल्स कितने होते हैं? वो होते हैं 7. नेम दी सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन चलाजल एंड. तो चलाजल एंड पे क्या होते हैं? एंटीपोडल्स होते हैं. आफ्टर दैट नेम दी सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइलर एंड. तो माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जीज होते हैं प्लस एक एग सेल होता है. 2 सिनर्जीज होते हैं और एक एग सेल. तो 3 सेल्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे. तो ये 10 क्वेश्चन हो गए हम प्रैक्टिस सेट के. तो चलिए हमारी वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं. हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टिग्मा रिलीजेज अ लिक्विड दैट कंटेन्स. तो देखिए ये जो जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है. तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाता है तो पोलन ट्यूब ने बनना होता है. ठीक है, कहाँ से? पोलन ग्रेन से. ठीक है, तो पोलन ग्रेन से जब पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट करेगी वो तभी करेगी जब इन दोनों में इंटरेक्शन होगी आपस में, यानी कि इनके केमिकल्स आपस में मैच करेंगे. अगर इनके केमिकल्स आपस में मैच नहीं करते तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, यानी कि दैट पोलन ग्रेन इज़ अ वेस्ट. ओके, तो उसमें क्या होती है? शुगर होती है. स्टिग्मा का शुगर और पोलन ग्रेन का शुगर अगर आपस में मैच करेगा तभी पोलन ट्यूब बनेगी. ठीक है, तो शुगर्स, तो स्टिग्मा भी क्या रिलीज़ करता है? शुगर रिलीज़ करता है. और पोलन ट्यूब में भी क्या होती है? शुगर होती है. अगर उनकी शुगर मैच करेगी आपस में, यानी कि उनके केमिकल्स मैच करेंगे तभी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, अदरवाइज नहीं. तो इसका जो आंसर है वो है शुगर. स्टिग्मा क्या रिलीज़ करता है? शुगर रिलीज़ करता है. ठीक है. द लिक्विड रिलीज्ड बाय स्टिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो जैसे अभी आपको बताया था लिक्विड रिलीज़ करता है स्टिग्मा, तो वो किस चीज़ के लिए होता है? ग्रोथ ऑफ ओवरी की ग्रोथ के लिए, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. तो ओवरी की ग्रोथ के लिए तो नहीं होता. ठीक है ना. ये किसके लिए होगा? पोलन ट्यूब के लिए होगा, क्योंकि स्टिग्मा सबसे फर्स्ट में प्रेजेंट होता है और वहीं पे ही आके किसने अटैच करना होता है? पोलन ग्रेन ने अटैच करना होता है. तो ऑब्वियसली ओवरी की ग्रोथ के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. किसके लिए होगा? पोलन ट्यूब के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या बननी है? पोलन ट्यूब बननी है. ठीक है ना. तो इसका जो आंसर है वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब जो है that grows only if the liquid is responsible produced by a flower of its own kind. तो एक सेम काइंड के फ्लावर्स के ही जो लिक्विड्स होते हैं वो मैच करते हैं. ठीक है, अगर ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है, तो इसका जो पोलन ग्रेन है वो बी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. ठीक है ना. उनके जो केमिकल्स है दे हैव टू मैच ईच अदर, अदरवाइज पोलन ट्यूब विल नॉट जर्मिनेट. वट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल. तो अभी यहाँ पे हमारे पास पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होते हैं. एक जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल, और ये जो नीचे है इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव सेल बोलते हैं. तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, यानी कि जो बड़ा वाला है वेजिटेटिव सेल है, इसका क्या काम है? इट मेक्स द पैसेज क्लियर थ्रू आउट द ट्यूब फॉर मेल गैमेट्स. इट हेल्प्स टू डिलीवर गैमेट्स. इट डजेंट हैव एनी रोल इन फर्टिलाइजिंग ऑल ऑफ दीज. तो लग तो रहा है ऐसे कि ये ऑल ऑफ दीज है, लेकिन ये सारे नहीं है. ठीक है, ये जो फर्स्ट है कि ये पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, और जब ये स्टाइल की तरफ जा रहा होता है, यानी कि ओवरी की तरफ जा रहा होता है, तो ये सबसे आगे की तरफ रहता है. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये स्टाइल में क्या है? एक पैसेज बनाता है. अब ये वो वाला स्टाइल नहीं है, ये स्टिग्मा का स्टाइल है. जैसे ये स्टिग्मा है और ये जो लंबी सी पाइप है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और ये ओवरी होता है. तो पोलन ट्यूब यहाँ से यहाँ जानी होती है. तो
ये जो स्टाइल होता है इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको पीछे हटा के ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसने आगे की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ता कौन बनाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। और इसका एक काम है, इट हेल्प्स टू डिलीवर द गैमेट्स। ऑब्वियसली अब अगर ये ट्यूब स्टाइल में रास्ता बना रहा है ताकि पोलन ट्यूब आगे की तरफ जाए, तो इसका काम यही हो गया ना कि ये मेल गैमेट्स को कहाँ लेके जा रहा है, ओवरी की तरफ लेके जा रहा है। तो बी भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड बी। सॉरी, इसका आंसर सारे ही हैं क्योंकि इट डजेंट हैव एनी रोल इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में। तो ये पैसेज भी क्लियर करता है, ये गैमेट्स को भी डिलीवर करता है और इसका कोई रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में। ये वैसे दोनों सही है लेकिन इसका रोल कोई भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट इज़ जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल क्या होते हैं, अब जैसे आपको मैंने अभी बताया था, ये जो छोटे वाला है ये जनरेटिव सेल है और ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो इसका काम क्या है, देखो ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका काम तो मैंने आपको बता दिया कि इसने स्टाइल में पैसेज बनाना है मेल गैमेट्स के लिए, ठीक है। तो जनरेटिव सेल का क्या काम है, ये मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो एक जो जनरेटिव सेल होता है ये दो में डिवाइड हो जाता है और वो दो कौन है, वो दो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल, तो ये भी सही है। ये किससे, वेजिटेटिव सेल से छोटा होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटाइन वॉल। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर की जो वॉल थी उसको हम इंटाइन बोलते थे और ये जो बाहर की वॉल थी इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्साइन। तो ये जो इंटाइन वॉल है ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज, ये शुगर है और ये पैक्टिन है, इसकी बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। सो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है इंटाइन वॉल की, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। वाई वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर देन द जनरेटिव सेल। अभी बताया था वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है किससे, जनरेटिव सेल से, ठीक है ना। तो ये क्यों बड़ा होता है, क्या ये ऐसे डिवाइड करता है, नहीं, यस, इसका ये मतलब नहीं है। क्या इसमें मेल गैमेट्स होते हैं, नहीं, इसमें मेल गैमेट्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसका काम तो क्या है, सिर्फ स्टाइल में क्या बनाना होता है, रास्ता बनाना होता है। इसमें खाना प्रेजेंट होता है, यस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, खाना प्रेजेंट होता है। किसके लिए, मेल गैमेट्स के लिए। अब मेल गैमेट्स ने भी तो जिंदा रहना है ना, जब तक वो ओवरी में जाते हैं तो उनको भी तो कुछ चाहिए खाने को, तो वो कौन देगा उनको, वो देगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इट हैज़ फूड रिजर्व्ड इन इट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक्साइन वॉल इज मेड, अब इंटाइन की थी हमने कि वो तो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, ठीक है, ये ऑप्शन तो फिर गलत है। फैट्स की नहीं, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। एक्साइन वॉल इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिनिन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो फीमेल गैमेट ने तो वहीं पे ही रहना होता है, उसने कौन सा ट्रैवल करना होता है, उसने कौन सा अपनी जान बचा बचा के किसके पास आना होता है, स्टिग्मा के पास आना होता है। पर पोलन ग्रेन ने तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना होता है। अब ये फ्लावर चाहे 1 मीटर की दूरी पर हो, चाहे उसने 100 किलोमीटर पार करके आना हो, ठीक है, तो उसको ऐसी कंडीशन में से बच बच के आना पड़ता है कि कहीं पे भी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, गर्मी भी हो सकती है, कहीं पे ठंड हो सकती है, कभी कहीं पे ज़्यादा हवा चल रही हो सकती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसके बाहर होती है एक्साइन वॉल, ठीक है। क्या होती है, एक्साइन वॉल होती है, ये जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप की होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर्स को भी टॉलरेट कर सकती है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंट मटेरियल है जो प्रेशर को, टेम्परेचर को, गर्मी को, सर्दी को, सभी को टॉलरेट कर सकता है। तो ये भी सही है। इट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यस, एसिड्स भी स्पोरोपोलिनिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। नीचे नोट दिया हुआ है कि कोई एंजाइम भी स्पोरोपोलिनिन को डिजनरेट नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर एक्साइन वॉल को कोई तोड़ नहीं सकता तो इसमें से पोलन ट्यूब कैसे बनता है, ठीक है, क्या पोलन ट्यूब मतलब कैसे बनेगी। तो जो स्पोरोपोलन होता है, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है एक पोलन ग्रेन, तो ये तो सारी जो डार्क ग्रीन कलर की दिखाई हुई ये होती है स्पोरोपोलिन। अब एक जगह ऐसी है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, तो वो क्या है, वो है जर्म पोर। अब ये जो जर्म पोर है ना, यहीं से बनेगी पोलन ट्यूब, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फ्रॉम वेयर डज पोलन ट्यूब अराइज थ्रू स्पोरोपोलिन कैन नॉट बी। अब देखो, चाहे स्पोरोपोलिन अभी बताया कि ये तो डिग्रेड नहीं हो सकती, कोई एंजाइम नहीं डिग्रेड कर सकता, फिर ये पोलन ट्यूब कहाँ से अराइज होगी, तो वो अराइज होती है जर्म पोर से। नेक्स्ट है व्हाट विच फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, देखो ये जो स्टिग्मा होता है और ये जो पोलन ट्यूब होता है, इन दोनों में इंट्रैक्शन होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ए भी ठीक है, पोलन पिस्टल एक दूसरे की ही स्पीशीज़ क्यों होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, ठीक है, ये किसी भी और फ्लावर के साथ जाके इंटरेक्ट कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना।
तो ये भी सही है कि ये सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, इनमें केमिकल इंटरेक्शन होनी चाहिए। भी बताया था अगर उनमें शुगर प्रेजेंट है तो उनमें भी शुगर होनी, तो उन दोनों की शुगर मैच होनी चाहिए, तो केमिकल्स मैच करने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हाट आर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। अब देखो यहाँ पे एक बार ये देख लो, ये जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, इसको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, यस ये किस में प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। ये सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट है, यस दे सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट है। दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, इसका मेन काम क्या है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। अब आपको बताया था कि जो सिनर्जिड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, किसके, ओव्यूल के। तो यहाँ से पोलन ट्यूब ने एंट्री करनी होती है, तो पोलन ट्यूब कहीं इधर ना चली जाए या कहीं इधर ना चली जाए, तो उसकी एंट्री को गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स करते हैं। मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल रिलीज़ करते हैं जिससे पोलन ट्यूब हिप्नोटाइज हो जाती है और वो उनकी तरफ ही चल देती है और यहाँ से ही एंट्री कर पाएगी, ठीक है। तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू। अब अभी बताया पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करती है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिव सेल डिवाइड्स इनटू, तो जेनेटिव सेल 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने गैमेट्स में, 2 गैमेट्स में डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फेट ऑफ 2 मेल गैमेट्स। अब जैसे आपको बताया था जो जेनेटिव सेल है वो 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो गैमेट्स हैं इनका बनता क्या है, तो एक जो होता है वो, तो ये जो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है ये तो इसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है, और एक गैमीट है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एक किसके साथ फर्टिलाइज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी कि सेंटर सेल के साथ, और एक जो करता है वो एग सेल के साथ कर लेता है फर्टिलाइज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए भी है और बी है, सी गलत है। बोथ फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियर, नहीं, दोनों थोड़ी ना पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करते हैं, एक एक्सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियर के साथ। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 गैमेट्स फर्टिलाइज। अब बताया था 2 गैमेट्स जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है, तो एक तो देखो यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया तो एक फर्टिलाइजेशन होगी, एक ने किया एग के साथ तो कितनी फर्टिलाइजेशन होगी, 1 + 1 2। तो 2 फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, डाई फर्टिलाइजेशन, नहीं डाई नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। सो दैट्स इट। होप ये आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेटिव भी। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।